Hello everybody, today we are going to study class 10th SST History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe Part 2. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज़ोल्वेरिन के ऊपर आता है। 1834 में एक कस्टम यूनियन लाया गया जिसका नाम ज़ोल्वेरिन था, जो कि पर्शिया के द्वारा स्टार्ट करा गया था, जिसमें कई सारे जर्मन स्टेट्स ने अपना हाथ बढ़ाया था। और ये जो ज़ोल्वेरिन कस्टम ड्यूटीज़ लाई गई थी, ये नेपोलियन को हराने के लिए लाई गई थी। और नंबर ऑफ़ करेंसीज़ को रिड्यूस कर दिया गया था, 30 से वो 2 हो गई थी। अब हम समझ लेते हैं ज़ोल्वेरिन का मतलब क्या होता है। ज़ोल्वेरिन एक कस्टम ड्यूटी है। ज़ोल्वेरिन जो है हमारा टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए लाया गया था। टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब होता है? टैरिफ का मतलब होता है एक तरीके से टैक्स लगना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर। जब भी हम कोई गुड को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर टैरिफ लगता था, जिसका मतलब होता है टैक्स लगना। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो टैरिफ लगते थे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स पर, वो टैरिफ बहुत ज़्यादा लगते थे। और किस प्रोसेस में लगते थे उसको हम समझेंगे। जैसे अगर हमें हमें हॉरिजॉन्टल टू नॉर्थ जाने में 606 किलोमीटर्स लगते थे। और इस 606 किलोमीटर में कम से कम 11 बैरियर्स आते थे बीच में। 11 बैरियर्स आते थे बीच में, जिनके ऊपर टैक्स लगता था, जिसको मिला के हम 11 टैक्स कह सकते हैं कि 11 टैक्स लगते थे 11 अलग अलग जगह पर। और ऊपर से जो हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे दूसरी जगह पर, उस प्रोडक्ट का अलग टैक्स लगता था, जो कि 5% होता था। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते थे? इस टैक्स को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल टू नॉर्थ जाना है हमें, और 11 टैरिफ लग रहे हैं, और प्रोडक्ट का टैक्स लग रहा है 5% का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 11 और 5 से, जिसका आ जाता था 55। और ये 55% हमें उस प्रोडक्ट पर लगाना होता था, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, जो ट्रेडर होता था उसको उस प्रोडक्ट का बहुत कम प्रॉफिट मिलता था, और जो बाकी सारा 55% जा रहा था, वो सारा गवर्नमेंट को जा रहा था। अब इस प्रोसेस को हटाने के लिए ज़ोल्वेरिन कस्टम लाया गया था, कस्टम यूनियन लाया गया था, जो कि जर्मन के कई सारे स्टेट्स ने भी ज्वाइन करा था। और ये नेपोलियन के अगेंस्ट था 1834 में। तो हम क्या देखते हैं, एक न्यू कंजर्वेटिज्म आती है 1815 के बाद में। अब ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म आती है 1815 के बाद में, 1815 का क्या मतलब है यहाँ पर? जो नेपोलियन था उसका जो रूल स्टार्ट हुआ था वो 1799 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? वो 1799 में स्टार्ट हुआ था, और एंड हुआ था 1815 में। एंड हुआ था 1815 में वाटरलू की फाइट से। जिस फाइट को रिप्रेजेंट करा था यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन के अगेंस्ट, उनमें कौन कौन से यूरोपियन पावर्स थे? जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्शिया हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रिया है। अब हम आगे देखते हैं। मेट एट वियना टू ड्रॉन अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इसका क्या मतलब है? ये जो सारी यूरोपियन पावर्स हैं, ये सारी वियना में मिली, इन्होंने एक सेटलमेंट बनाया, ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, जो कि 1815 में बनी थी। जो कि इस ट्रीटी ऑफ वियना को हम आगे पढ़ेंगे 1815 की। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सेटलमेंट है, ये जो होस्ट करा गया है ऑस्ट्रियन में, ये ऑस्ट्रियन के चांसलर से होस्ट करा गया, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक। ठीक है। अब हम ट्रीटी ऑफ वियना आगे पढ़ते हैं, वो क्या है उसका मतलब देखते हैं। अब हम देखते हैं ये ट्रीटी ऑफ वियना कब आई थी।
1815 में साइन करी गई थी, जिसका चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। और ये जो ट्रीटी थी ये ब्रिटेन, रशिया और पर्शिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा साइन करी गई थी। अब इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें आई थी उसको देखते हैं। इस ट्रीटी में अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, इसमें कई सारे चेंजेस जो कि यूरोप में लाए गए थे नेपोलियन से, और सारे जो भी डायनेस्टी रूल्स थे उनसे जितने भी चेंजेस लाए गए थे यूरोप में, उन सबको अंडू कर लिया, यानी कि उन सब चेंजेस को वापस पहले जैसा कर दिया जैसे पहला यूरोप था। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी एक वहाँ की राजा की या रॉयल फैमिली थी जिसको हम कहते हैं बर्बन डायनेस्टी, जिसका नाम था, और ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। France lost the territories it had annexed under Napoleon, और फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि जो ऑस्ट्रिया था उसने नॉर्थ इटली को कैप्चर कर लिया था, सारा जो अपना कंट्रोल था वो नॉर्थ इटली पर कर लिया था, और रशिया को पोलैंड मिल गया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है रिवोल्यूशनरीज। सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी एक उभर कर आते हैं उस टाइम पर वो होते हैं इटालियन रिवोल्यूशनरी, जिसका नाम है गुजीपी मैज़ीनी, जो कि जिनोवा में बोर्न हुए थे 1807 में। ठीक है, वो मेंबर बने बाद में सीक्रेट सोसाइटी के, कार्बोनेरी के। ठीक है, और उन्होंने अपना जो सारा टाइम था वो एग्जाइल में सेंड करा। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831। अब यहाँ पर हमें एग्जाइल का मतलब जानना है कि एग्जाइल का मतलब क्या होता है। एग्जाइल का मतलब ये होता है जब कोई देश में से उस व्यक्ति को निकाला कर देते हैं तो उसका मतलब होता है एग्जाइल। देश में से बाहर निकाल देना एक पर्सन को किसी आरोप में, उसको एग्जाइलम कह देते हैं। तो ये जो गुजीपी मजीनी थे इनको 1831 में एग्जाइल कर दिया था, देश से इनको निकाल दिया था। और इन्होंने क्या करा? 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। पहली यंग इटली जो कि मार्सलीज में थी, और दूसरी यंग यूरोप जो कि बर्नी में थी। ठीक है, इनका नाम याद कर लेंगे हम एक बार और। पहली जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी अंडरग्राउंड, पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। इनकी जगह देख लेंगे कहाँ कहाँ बनाई थी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो गुजीपी मजीनी का मानना था कि जो गॉड है उन्होंने ये जो नेशन बनाया है, ये सारा नेशन, ये पूरी धरती जो है मैनकाइंड है, यानी कि नेचुरल है, जिस पर लोगों का पूरा अधिकार है। ठीक है, अब मेटरनिक डिस्क्राइब्स हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक कौन था? अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ड्यूक मेटरनिक, जो कि चांसलर था ऑस्ट्रिया का, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी थी, जिसका हेड था वो 1815 की। और इसको गुजीपी मजीनी को ड्यूक मेटरनिक ने मोस्ट डेंजरस एनिमी इसलिए कहा था क्योंकि वो बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, जो कि टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है जो कि हमें देखनी है। ठीक है, पहली टाइमलाइन किस बारे में बताती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताती है, जो कि हमने 1789 में देखी थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। दूसरी आ जाती है नेपोलियन टुक ओवर। नेपोलियन ने कब टुक ओवर करा था? 1804। अब ये जो 1804 डेट है ये नेपोलियन की यूरोपियन कंट्रीज़ में आने की टुक ओवर डेट है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1804 डेट है ये नेपोलियन की यूरोप में आने की डेट है। ठीक है, और जो मैंने पहले बताई थी 1799, उसने अपना यहाँ से रूल स्टार्ट करा था और 1804 में यूरोपियन कंट्रीज़ में आकर अपना टुक ओवर करा था। इतनी क्लियरिटी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइमलाइन है हमारी, कंजर्वेटिव्स टुक ओवर। अब हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था? कंजर्वेटिज्म एरा देखा था हमने, या उसकी हेडलाइन कह सकते हैं हम कि द न्यू कंजर्वेटिज्म्स। ठीक है, तो 1815 वाली थी। अब 1815 में क्या हुआ था? 1815 में नेपोलियन को हराया था इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ ने, फिर एक बाद में ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी थी।
ठीक है। फिर उसके बाद 1815 के बाद इन कंजर्वेटिज्म्स का एरा चला था, इन कंजर्वेटिव्स लोगों का एरा चला था, जो कि कब तक चला था, 1830 तक, 1850 से। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब 1830 के बाद क्या होता है उसका एरा देखते हैं। फिर आता है 1830 के बाद रिवोल्यूशंस। ठीक है, 1830 के बाद आता है हमारा रिवोल्यूशंस, और वो रिवोल्यूशंस कब तक चलते हैं, वो चलते हैं 1848 तक। अब ये जो रिवोल्यूशंस हैं ये लेड किसके द्वारा, यानी कि लड़े किसके द्वारा जा रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेट मिडिल क्लास एलाइट, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, एजुकेट मिडिल क्लास एलाइट्स, जो कि लिबरल नेशनलिज्म की आइडिया को लेकर चले थे, जिन्होंने लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया चलाया था एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने। इनके द्वारा ही ये रेवोल्यूशन चालू करी गई थी 1830 से लेकर 1848 तक। आई होप आपको ये सारी टाइमलाइंस क्लियर हो गई होंगी। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने टाइमलाइन में क्या देखी थी, लास्ट पॉइंट देखा था हमने, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, या द रेवोल्यूशनरी जिनका टाइमलाइन था 1830 से 1848 तक का। ठीक है, जितनी भी रेवोल्यूशंस लड़े गए हैं वो सारे 1830 से लेकर 1848 तक के बीच में लड़े गए। अब हम अपने पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं नोट्स को। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, पहला पॉइंट कहता है कि जो पहला अपहीवल हुआ था रेवोल्यूशन का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो भी फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ था 1830 में। तो ठीक है, और कैसे स्टार्ट हुआ था, इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, मोनार्की तो है, ठीक है, मतलब एक एरिया है हमारा, वहाँ पर मोनार्की भी चल रही है और उसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो वहाँ पर ज़्यादातर रोल किसका रहता है, ज़्यादातर रोल वहाँ पर फिर भी मोनार्क का कम हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया हमने, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्टॉल्ड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, एक बार और रिकैप कर लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ये लुइस फिलिप के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, हेड करी जा रही थी। ठीक है, और जो फर्स्ट अपीवल था रिवोल्यूशन का, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि डेट आ जाती है 1830 में, जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर फिर मेटरनिक बोलता है कि जब फ्रांस ने स्नीज करा तो सारे जो यूरोप ने है कोल्ड को कैच कर लिया। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्टार्ट होती हैं कहाँ से, फ्रांस से ही स्टार्ट हो रही थी। तो फ्रांस ने स्नीज करा, सारे यूरोप ने कैच कर लिया। पहले जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो फ्रांस से स्टार्ट हुई थी, सारे यूरोप ने कैच कर ली थी। तो ऐसे ही रिवोल्यूशन की फीलिंग जो है स्टार्ट हुई, स्नीज हुई फ्रांस से, सारे यूरोप ने कैच कर लिया, इसलिए मेटरनिक ने ऐसा बोला है। अब हम आगे आते हैं। बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। बेल्जियम अलग हट गया नीदरलैंड के किंगडम से। और फिर आ जाती है हमारी ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी जा रही थी वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी जा रही थी। तो हम यहाँ पे ग्रीक वॉर रिवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ग्रीक रेवोल्यूशन क्या है। तो जो हमारी ग्रीक रेवोल्यूशन है, ग्रीक रेवोल्यूशन हमारी स्टार्ट होती है 1821 में। अब ये ग्रीक रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट हो रही थी, ये ग्रीक रेवोल्यूशन हो रही थी ऑटोमन रूल के खिलाफ। ऑटोमन रूल जो है वो किसको रूल, ऑटोमन जो कर रहे थे वो रूल कर रहे थे ग्रीक को। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ग्रीक्स ने क्या करा, रिवोल्यूशन स्टार्ट करी 1821 में। ठीक है, अब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट के साथ इन्होंने क्या करा, ऑटोमन रूल स्टैब्लिश करा। तो अब क्या होता है, जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी साइन होती है।
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में साइन हुई थी, और रिमार्क करा था इस ट्रीटी ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन, इस ट्रीटी के अंडर में ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट नेशन हो गया था। कब हुई थी ये ट्रीटी साइन? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो अब क्या होता है, अब एक नई चीज आती है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब हमने क्या देखा था कि रिवोल्यूशनरीज लड़ रहे थे अपने फ्रीडम की राह पर ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो रिवोल्यूशंस होती हैं या लोगों को जागरूक करने की, जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर लाने का जो जज्बा होता है, वो कई तरीके से आ सकता है। अब वो आ सकता है एक तो रोमांटिक इमेजिनेशन से, और दूसरा आ सकता है नेशनल फीलिंग से। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या कहा गया है, कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर ने क्या करा, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है नेशन के आइडिया को बनाने के लिए। नेशन के आइडिया को बनाने के लिए कैसे कल्चर ने अपना हाथ बढ़ाया है, इस तरीके से कि भाई आर्ट हो गई, पोइट्री हो गई, स्टोरीज हो गई, ठीक है, म्यूज़िक हो गए, और हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप्ड नेशनलिस्ट फीलिंग। अब लेट्स से, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, इस एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आर्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आर्ट दे रखा है, पोइट्री दे रखी है, स्टोरीज, ठीक है, म्यूज़िक, जिन्होंने हेल्प करा एक्सप्रेस और शेप करने को नेशन की फीलिंग को। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे क्या, ये हो जाते हैं हमारे कल्चर, ये हो जाते हैं हमारे कल्चर्स। और इन कल्चर ने हमें हेल्प करा था नेशनल की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। अब इसको समझते हैं कैसे। हम पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, जब भी हम पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, एक इमरजेंसी हो जाती है, एक एनकरेज हो जाते हैं हम उन पेट्रियोटिक सॉन्ग्स को सुनकर, उन फ्रीडम फाइटर्स को याद कर कर, उनके बलिदान को याद कर कर। तो उसमें हमारे अंदर एक जोश आ जाता है अपने नेशन को लेकर। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, पोइट्रीज हो गई, म्यूज़िक हो गया, ये दोनों ने क्या हेल्प करते हैं बहुत हेल्प करते हैं हमारे नेशन की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो, लोग एकदम ही इमर्ज हो जाएं और एकदम अपने अंदर जोश भर लें अपनी नेशन के प्रति, कि उनका नेशन उनके लिए सब कुछ है, उनका नेशन ही उनके लिए काम आता है, उनके नेशन के लिए उनको ये काम करना है। तो कल्चर ने बहुत हाथ बढ़ाया इस नेशन की या नेशनल फीलिंग को जगाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। अब उस कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आर्ट आ जाती है, पोइट्री आ जाती है, स्टोरीज आ जाती हैं, म्यूज़िक आ जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कल्चर ने किस तरीके से हेल्प करा। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हम एक बार देखते हैं कि क्या हेडिंग थी हमारी, रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन का क्या मतलब है, अब हम रोमांटिक का मतलब समझेंगे या रोमांटिज्म का मतलब समझेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाता है, रोमांटिज्म का मतलब हो जाता है अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ठीक है, क्या मतलब, एक कल्चरल मूवमेंट होता है। ठीक है, एक कल्चर मूवमेंट होता है जो सॉर्ट कर देता है सारे डेवलपमेंट को। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फॉर्म को नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को बढ़ाने के लिए बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये जो रोमांटिज्म थे, इसके दो केसेस हम देखे जाते हैं, रोमांटिसिज्म के दो केस देखे जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो दो केसेस देखे जाते हैं, ये एक तो जर्मनी में और एक देखा जाता है पोलैंड में। ठीक है, जर्मनी में देखा जाता है और एक पोलैंड में देखा जाता है। अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं। जर्मनी का देखते हैं पहले, जर्मनी क्या कहता है। ठीक है, जर्मनी में एक जॉन गॉटफ्रेड नाम के एक आदमी थे, जो कि रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या था, जॉन गॉटफ्रेड। इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या करा, अपने कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, लोगों में एक जागरूकता बनाने के लिए अपने नेशन को लेकर, उन्होंने क्या करा, अपने कल्चर से उन लोगों के बीच में
एक ट्रू जर्मन की फीलिंग डेवलप करी। अब वो कल्चर किस किस से हो सकता है, ठीक है, अब मतलब वो जो फीलिंग है वो जर्मन के लोगों में सॉन्ग के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, फोक डांस के थ्रू, और इसको इन सब चीज़ों से एक नेशन स्पिरिट बनाने के लिए इन्होंने नेशन की स्पिरिट को लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए इन्होंने हेल्प करा इन सब चीज़ों की मदद से। तो इन सब चीज़ों से क्या हुई, एक ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन पॉपुलराइज्ड हो गई, एक ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन लोगों के बीच में पॉपुलराइज्ड हो गई। किन सब चीज़ों से, एक तो फोक सॉन्ग से, फोक पोएट्रीज से, और फोक डांस के थ्रू। किसने यूज़ करी थी ये सारी चीज़ें अपने जर्मन कल्चर को लोगों में लाने के लिए? जॉन गॉटफ्रिड ने। ठीक है, ये हो गया हमारा जर्मन का टॉपिक कंप्लीट। ये हमने देखा है रोमांटिसिज्म किस तरीके से लोगों ने अपनाया अपने नेशन की या स्पिरिट ऑफ नेशन को पॉपुलराइज्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जर्मन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है पोलैंड में किस तरीके से रोमांटिसिज्म का काम हुआ। तो अब हम देखते हैं कि पोलैंड में रोमांटिसिज्म को किस तरीके से यूज़ करा। पोलैंड में रोमांटिसिज्म को सबसे पहले तो किसने यूज़ करा? पोलैंड में करा करोल कुर्स्पिंस्की, ठीक है, जिन्होंने सेलिब्रेट करा नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा के थ्रू। ओपेरा क्या होता है? एक म्यूज़िक फॉर्म होती है। ओपेरा के थ्रू करा और अपने म्यूज़िक के थ्रू करा, ठीक है, फोक डांस के थ्रू करा। अब यहाँ पर फोक डांस की दो फॉर्म दे रखी हैं, फोक डांस की दो फॉर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। उन फोक डांस की फॉर्म्स को देखते हैं कि क्या है। एक तो है पोलोनाइज और दूसरी है मारूरका, ठीक है, मरूरका। तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, इनके थ्रू पोलैंड में करोल्स कुर्स्पिंस्की ने क्या लाया था? रोमांटिसिज्म की फीलिंग से अपने नेशनल के स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोलैंड में क्या होता है, यहाँ पर लैंग्वेज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पोलैंड में। अब सिर्फ पोलैंड में नहीं, सारे जगहों पर, सारे कंट्रीज़ में वहाँ पर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज। अब इस रोल ऑफ लैंग्वेज का क्या काम है? अब पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब क्या करा, वहाँ पे क्या होने लगा कि जो पोलिश लैंग्वेज थी, ठीक है, जो पोलिश लैंग्वेज थी वहाँ पर उनको हटा दिया गया स्कूल्स से, पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया स्कूल से, और कौन सी लैंग्वेजेस आ गई? और लैंग्वेजेस आ गई वहाँ पे रशियन लैंग्वेजेस को इम्पोज कर दिया स्कूल में, ठीक है, रशियन लैंग्वेजेस को स्कूल में इम्पोज कर दिया और पोलिश लैंग्वेजेस को हटा दिया स्कूल से। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब क्या करा, रशियन डोमिनेंस को हटाने के लिए जो पोलिश की लैंग्वेज है उसका क्या सीन आया, उसका क्या रोल आया? उसने एक सिंबल के तौर पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। किस चीज़ का स्ट्रगल दिखाने के लिए? रशियन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उसको दिखाने के लिए उसने अपनी लैंग्वेज को एक सिंबल के तौर पर यूज़ करा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज को सिंबल के तौर पर यूज़ करा यहाँ पे? पोलिश, जो कि पोलैंड की लैंग्वेज है, पोलिश, ठीक है। और उन्होंने अपने इस पोलिश लैंग्वेज को सिंबल के तौर पर क्यों यूज़ करा? क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल्स थे पोलैंड में, उन पर वहाँ से पोलिश लैंग्वेजेस को हटा दिया गया था और रशियन लैंग्वेजेस इम्पोज कर दी गई थी, ठीक है। और अब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी कंट्री में डोमिनेंस पाने के लिए दोबारा से पोलिश लैंग्वेजेस को यूज़ करा गया, और उन पोलिश लैंग्वेजेस को उस तरीके से यूज़ करा कि कंट्री का सिंबल बन जाए और स्ट्रगल दिखे रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। तो यहाँ पर हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट होती है। तो देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब हमने स्टार्टिंग के पार्ट में क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट में, कि जो लिबरल्स थे या लिबरलाइजेशन था वो किसके द्वारा लड़ी जा रही थी, या नेशनल लिबरलाइजेशन जो है वो मिडिल क्लास के द्वारा लड़ी जा रही थी। जो मिडिल क्लास लोग थे ना, उनके द्वारा लड़ी जा रही थी। अब ये जो रिवोल्यूशन है
इसको अगर मैं एक हेडिंग का नाम दूँ तो ये आ जाती है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, डेट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1848। ठीक है, तो ये 1848 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर से द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो रेवोल्यूशन लीड करी जा रही थी लिबरल्स की, वो किसके द्वारा हो रही थी? वो हमें जैसे कि पता है वो मिडिल क्लास लोगों के द्वारा हो रही थी। हमें इतना तो पता चल गया कि जो लिबरलाइजेशन की या नेशनल लिबरल की जो रिवोल्यूशन चल रही थी वो मिडिल क्लास पीपल के द्वारा, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लीड करी जा रही थी। और डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट आ जाती है हमारी 1848। ठीक है, 1848 में स्टार्ट हुई थी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बातें बताती हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या चाहते थे? वो एक नेशन स्टेट चाहते थे और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे। क्या चाहते थे? नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे। ये जो मिडिल क्लास लोग थे बस ये दो चीज़ें चाहते थे। अब नेशन स्टेट में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को, कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें मांगी। तो अगर मैं बोलूँ कि इन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में इन्होंने पहली चीज़ मांगी है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ मांगी इन्होंने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरी चीज़ मांगी है इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं या वो जो जितनी भी न्यूज़ जो हैं स्प्रेड हो जाए लोगों के बीच में। तीसरी चीज़ इन्होंने ये मांगी। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मांगी। और पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इन्होंने मांगी है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यहाँ पर ये हो जाती है इनकी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स कि मिडिल क्लास लोगों ने पहली चीज़ तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मांगी थी और उन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में से भी उन्होंने ये 3 चीज़ें मांगी थी। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा जो उन्होंने क्या मांगा था, नेशन स्टेट्स। ठीक है, अब ये नेशन स्टेट्स क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग ये नेशन स्टेट में किन किन चीज़ों की मांग करते हैं। ये नेशन स्टेट में कुछ जैसे कि हो गया कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा हो गया कल्चर। ठीक, तीसरा हो गया ट्रेडिशन। इन चीज़ों की मांग करते हैं नेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इन चीज़ों के बाद जब ये नेशन स्टेट के अंदर मांग करते हैं तो अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, ये जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले ये जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर, और अपना डोमिनेंस जमाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर जाकर। ठीक है, अब जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर जाकर अपना डोमिनेंस जमाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, और डिमांड करते हैं वर्कर्स की, किसकी? वर्कर्स की डिमांड करते हैं और आर्टिशंस की डिमांड करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये जो आर्टिशंस होते हैं, जो वर्कर्स ऑफ आर्टिशंस होते हैं,
आर्टिसंस होते हैं, ये इनको क्या कर देते हैं, लॉस ऑफ सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं हम। अब जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जर्मनी में या जर्मन रीजन में, ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जो जर्मन रीजन में थी, ठीक है, वो ज़्यादातर किसके द्वारा लीड करी जा रही थी, वो ज़्यादातर वहाँ पर जो सारे एरियाज़ थे वो फिल्ड थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स से। वो जो जर्मन एरियाज़ में हमने क्या देखा था कि जर्मन एरियाज़ में हमने पॉलिटिकल एसोसिएशंस देखी, वो सारी किससे फिल्ड थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स से फिल्ड थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों का रोल आता है। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं यहाँ पर, डिसाइड करते हैं वोट करने के लिए, ठीक है, डिसाइड करते हैं वोट करने के लिए सारे जर्मनी नेशनल पार्टीज के लिए, सारे जर्मनी नेशनल पार्टी के लिए, ठीक है, जितनी भी जर्मनी नेशनल पार्टीज हैं उनके लिए वोट करने के लिए कहते हैं और डिसाइड करते हैं। ठीक है, और डेट क्या आ जाती है यहाँ पे, किस डेट को डिसाइड करते हैं, 18th ऑफ मई 1848। और रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स बताई थी, मैंने उसकी डेट बताई थी 1848 ही बताई थी। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये वोट डालते हैं और इलेक्ट करते हैं लोगों को, तो वहाँ पर 831 मेंबर्स जो हैं इलेक्ट होते हैं और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। ठीक है, कितने, 831 मेंबर्स जो हैं सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, जो कि किसके लिए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है कौन सी कंट्री के लिए हो रहा है, जर्मन नेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, जर्मनी के लिए हो रहा है, ताकि जर्मनी में नेशनलिज्म आ जाए और मोनार्की सब हट जाए। ठीक है, इसी वजह से मिडिल क्लास लोगों ने क्या करा, मिडिल क्लास लोगों ने एक रिवोल्यूशन स्टार्ट करी, कब, 1848 में। ठीक है, और उन्होंने एट द एंड क्या करा, एक वोट करा, ठीक है, डिसाइड करा वोट करने के लिए सारी जर्मन की नेशनल पार्टीज को, कब, 18 मई में इसी सन को। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जब ये इतना काम कर लेते हैं, इतना काम करने के बाद, ठीक है, इतना काम करने के बाद ये क्या कर लेते हैं, ये फिर क्या करते हैं, जब इनके पास 831 लोग वोट के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, मेंबर्स आ जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, किसके लिए, जर्मनी के लिए। ठीक है, जर्मनी नेशन के लिए। ठीक, जर्मनी नेशन के लिए। तो अब एट द एंड अब हम क्या देखते हैं कि जितनी भी इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, ठीक है, इन द ईयर 1848 कितनी जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी 1848 में, ठीक है, वो सब जो भी रेवोल्यूशन हुई हैं वो किसके द्वारा लीड हुई हैं, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लीड हुई हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन हुई है 1848 में। ओके, इतना क्लियर है। अब एट द एंड ऑफ दिस पार्ट हमें क्या देखना है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखनी है, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थोड़ी देर पहले, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहाँ पर मिडिल क्लास लोग गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारी पार्लियामेंट है। ठीक, और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ उस टाइम। अब क्या हुआ, वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यहाँ पर क्या कर दिया गया,
नेशनल जर्मन असेंबली जितनी भी थी सबके लिए वोट कर दिया गया, जिससे हमने क्या देखा था कि 831 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए थे और अपने उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, 831 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए थे और उस चीज़ को अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इन 831 इलेक्टेड मेंबर्स ने क्या करा, इन्होंने मार्च करा इन अ फेस्टिव प्रोफेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा, ये जो 831 लोग थे इन्होंने मार्च करा कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मार्च करा। ठीक है, एक फेस्टिव प्रोसेशन चल रहा था अपने प्लेस को लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। हाँ, तो अब हमने क्या देखा था, जो 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे वो क्या करते हैं, वो सेंट पॉल चर्च जाते हैं एक फेस्टिव प्रोसेशन में जो कि सेंट पॉल चर्च में हो रहा होता है, और डिमांड करते हैं या मार्च करते हैं किसके लिए, अपनी जगह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पाने के लिए। ठीक है, और ये जो मार्च करी थी ये किसने करी थी, ये 831 जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे हमारे नेशनल असेंबली के द्वारा जर्मनी वाली। ठीक है, ये वो लोग थे। अब क्या होता है, इतना काम होने के बाद जब एक राजा, जो उस टाइम का जो राजा था जिसका नाम था फेडरिक विलियम, ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं, जो राजा था फेडरिक विलियम फोर्थ, जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने क्या करा, जो कि किंग था पर्शिया का, ये जो किंग था, ये किंग था हमारा पर्शिया का, इसने क्या करा, वे जो लोग गए थे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे मार्च करने, उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया, दूसरे मोनार्क्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और उनकी अपील को क्या कर दिया, उनकी अपील को कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, जो 831 लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो लेकर पहुंचे थे अपनी डिमांड। ठीक है, और दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन करके उन लोगों को 831 जो मेंबर्स थे उनको अपोज करने लगा उनकी इलेक्टेड असेंबली को। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर पूरा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो कि 1848 में हुई थी, जो कि मिडिल क्लास लोगों के द्वारा लड़ी गई थी, जिन मिडिल क्लास लोगों को चाहिए था नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, जिसमें सब पॉइंट्स थे उनके नेशन स्टेट्स में और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में। ठीक है, फिर हमने देखी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या होती है, उसमें 831 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट करे गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा जर्मन नेशन का। फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उस टाइम में 1848 में, और जितनी भी रिवोल्यूशंस लड़ी गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ की उस टाइम में 1848 में, वो सारी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही लीड करी गई थी। फिर हमने देखा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था, जो 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो कि 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे हमारे, उन्होंने क्या करा, ठीक है, वो अपनी अपील लेकर पहुँचे सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, और किस चीज़ की अपील लेकर पहुँचे, ताकि उनको सीट मिल जाए, अपना प्लेस मिल जाए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और जो कि इनकी अपील फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया ने रिजेक्ट कर दी और दूसरे मोनार्क्स के साथ ज्वाइंट हो गया इनकी इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।